मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुश आमदीद कहते हैं हम। अच्छा, वालेकुम तो सलाम। सबसे पहले तो बड़ी माजरत, वो मैं असल में बाहर गया हुआ था ऑफिस से, तो वो आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। तो आप लोगों को जो इंतजार करना पड़ा उसके लिए माजरत। अच्छा, पहले आपने मेरा तारुफ तो करवा दिया था हमने। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम अपील और लिटिगेशन मैटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ये तकरीबन हमारे 10-12 सेशन जो भी होंगे, उसमें हम डिटेल में अपील से रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ लॉ, और उसके साथ साथ जो है अपील में किन बातों का ख्याल रखना होता है, और क्या चीज रिस्क एरियाज क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम उसी को देखते हुए हमने ये कोर्स आउटलाइन डिजाइन की है, जो कि हमारे लिहाज से बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा बहुत कोई चीज रह भी गई होगी, तो वो आप के सजेशंस को भी हम जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लेटर ऑन। तो उसमें और इवन जरूरी नहीं है कि हम उसी तक महदूद रहें, बल्कि हम उसको जो है कोई चीज जरूरी होगी बीच में अगर, तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। पर्पस इसका सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आप समझ लें। देखिए, दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। उनके लिए ये टैक्स की प्रैक्टिस में अपील के अंदर कमांड होना, अपील के मैटर्स को जो है प्रोफेशनली हैंडल करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस की सक्सेस के लिए। क्योंकि अच्छा, एक चीज और आपके जहन में होनी चाहिए, इफ यू आर ए प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग लॉयर, या आप प्रैक्टिस करते हैं किसी और क्वालिफिकेशन के साथ भी, आप टैक्स प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, या आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं लीगल डिपार्टमेंट में, या इवन एक सीएफओ के तौर पे या फाइनेंस प्रोफेशनल के तौर पे भी काम कर रहे हैं, तब भी अपील मैटर्स के अंदर अगर आपकी हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड ए वेरी वैल्यूएबल कैपेबिलिटी। तो वो आप दूसरों से मुमताज नजर आना शुरू हो जाएंगे। अपील के अंदर एक्सपर्टीज जो है आपको दूसरों से मुमताज कर देगा, ये बात तो तयशुदा है। मैं अपना पर्सनल भी देखता हूँ, और बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिसिंग जो मेंबर्स हैं या प्रैक्टिसिंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको देखता हूँ, जिनकी अपील के अंदर जो है वो ग्रिप है, या अपील के सब्जेक्ट में या अपील का तजर्बा वो रखते हैं, वो बिल्कुल ही अलग नजर आते हैं। और टैक्स ऑफिस में जब वो कंप्लायंस मैटर्स को भी डील कर रहे होते हैं, तो उनकी अप्रोच और मेथडोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो ये चीज आपके यानी ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि हमने हाई लेवल प्रोफेशनल अगर बनना है, तो ये कोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा माविन और मददगार हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, मैं जरा अपने लैपटॉप से भी साथ ही कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मोबाइल में जरा मुझे विजिबिलिटी का इशू आ रहा है। तो चलें इसको जारी रखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आता है जो मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्स की अफादियत इसलिए बहुत ज्यादा है कि इससे आपकी जो कंप्लायंस लेवल पे भी जो चीजों को डील करने की एक सलाहियत है, उसमें खातिर खा इजाफा हो जाता है। आप एक दूसरों से अलग नजर आने लगते हैं। आपके ओपिनियंस और आपकी जो ये मेरा ख्याल है अब यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मोबाइल से। ठीक है जी, फिर वहां से मैं, तो चले, मैं इसको जरा जारी रखता हूँ। तो अच्छा, हमने ऑब्जेक्टिव में ये बात की कि ये अपील के अंदर अगर आपकी सलाहियत में इजाफा होगा, अपील मैटर्स को डील करने का आपका तजर्बा भी आप हासिल करेंगे। अच्छा, एक चीज ये जहन में रखिएगा, सिर्फ ये चीजें थ्योरेटिकली या ये कोर्स कर लेने से वो सलाहियत हासिल नहीं होगी। वो तो जब प्रैक्टिकल तजर्बा भी आप साथ साथ हासिल करेंगे,
तो उसके बाद वो सलाहियतें आपके अंदर पैदा होती है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि सबसे पहले तो थ्योरेटिकल नॉलेज और जो है इस तरह की ट्रेनिंग्स जिसमें प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी से आपको चीजें समझाई जाती हैं, वो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो है अपील का एक प्रैक्टिकल डेमो भी आपको फाइलिंग के हवाले से भी दें, और उसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट के एरियाज होते हैं उनकी जो हम अपील प्रोसेस के अंदर जो फेस करते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करें। तो आप लोगों को ये सुन के खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस of dealing with appeal matters. Either it is the forum of commissioner appeals, ठीक है? Even at the level of commissioner appeals, I have conducted thousands, not thousands, maybe hundreds of appeals uh, with before FBR appeal authorities, before SRB appeal authorities, even in few cases with PRA appeal authorities, and also in relation with custom matters, I have been appearing before collector appeals. So I have vast experience of dealing with the appeal matters before commissioner appeals as well as at the tribunal level. तो ट्रिब्यूनल लेवल पे भी मैंने कोई जो है, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मेरी जिंदगी इसी में गुजर गई कि मैं, आप ये समझ लें कि ऑन एवरेज में, यानी मेरे पास 8-10 अपीलें हर वक्त मैं हैंडल कर रहा होता हूँ पिछले 15-20 साल से। अभी भी मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, माविन सॉल्यूशंस के नाम से मेरी प्रैक्टिस है यहाँ कराची में। तो ज्यादा मेरे पास अपील वर्क होता है। मुझे इंडस्ट्री में लोग इसी हवाले से जानते हैं कि अपील और एडजुडिकेशन के अंदर हमारा तजर्बा है। और व्हेन आई वाज सीनियर डायरेक्टर विद केपीएमजी तासीर हादी, व्हिच इज ए लीडिंग फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो आई वाज इन्वॉल्व एक्सक्लूसिवली इन अपील मैटर्स। वहां मैं कंप्लायंस देखता नहीं था। जब सीनियर लेवल हो जाता है तो फिर जाहिर है आप अपील और एडवाइजरी के अंदर ही काम करते हैं। तो फिर अब जब अपनी प्रैक्टिस में आए तो यहाँ तो हर तरह का काम करना पड़ता है, बट स्टिल वी हैव टीम्स फॉर सेपरेट टीम फॉर कंप्लायंस मैटर्स, एंड आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम इन डीलिंग विद अपील मैटर्स। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो परवरिश ही एपिलेट फोरम्स पे हुई है प्रोफेशनली, और उसके ऊपर मैं जो है हर जगह पे जो है फोरम्स के ऊपर अपील और एडजुडिकेशन के ऊपर एज ए स्पीकर जो है मैं जाता हूँ और अपनी थॉट्स और अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करता हूँ। यहाँ भी पर्पस हमारा जो जुनेद इकबाल के साथ, हमारा जो जुनेद भाई है इनके साथ कोलैबोरेशन है, उसका एक मकसद ये भी है कि ज्यादा नॉलेज जो है नौजवानों के अंदर, और जो है अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं जो हमारी, उनके अंदर ये शौक उजागर किया जाए कि वो भी हाई लेवल को टच करें, और वो जो है अपील के अंदर जो है जो प्रिंसिपल बेस्ड एक अप्रोच के साथ आप काम करते हैं तो उसको समझें। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे जो हमारी ग्रे मार्केट प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसकी वजह से लोग जो है एक बड़ी जो है वो मिसकॉन्सेप्शंस का शिकार है, पर्टिकुलरली बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी जो है, आज भी एक अपील का मैंने ऑर्डर बनाया है जो मतलब ये कि री एडजुडिकेशन के बाद वो केस था, और मुझे कमिश्नर अपील ने ऑर्डर का कहा कि आप ऑर्डर बना के ले आए बस। तो वो ऑर्डर बना के वो एज इट इज विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑर्डर विल बी इशूड, एंड इट हैपेंड सो मेनी टाइम्स इन माय कैरियर कि without paying even a single penny we managed to obtain so many favorable orders for the taxpayers. लेकिन यहाँ पे एक मिथ ये है कि लोगों में एक जनरल परसेप्शन ये बनी हुई है कि जी बगैर पैसे के काम ही नहीं होता, और वो एडजुडिकेशन स्टेज पे जो है लफाफे बना बना के जो है पहले से तैयार बैठे होते हैं।
तो हम तो बीइंग प्रोफेशनल, हमें लोगों का ये जहन बनाना था कि भाई जो है अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ व्हेन यू आर एबल टू कॉर्नर द अथॉरिटी एंड ही हैज नो अल्टरनेटिव लेफ्ट टू डिसाइड एनीथिंग एट हिज और हर स्वीट विल, तो वहां पे लेके जाना है आपने। आपने उसके साथ इस तरह की प्रोफेशनल जो है लड़ाई लड़नी है कि उसको कॉर्नर कर देना है, उसके पास कोई ऑप्शन आपने छोड़ना नहीं है। आपके आर्ग्यूमेंट और आपकी जो सलाहियत है प्रोफेशनल आर्ग्यू करने की और प्लीड करने की, वो ऐसी हो, और आपकी जो भी डिलीवरेबल्स जो आप वहाँ प्रेजेंट करें हेयरिंग्स में, वो इतने सेल्फ स्पीकिंग हो और इतने प्रोफेशनली डॉक्यूमेंटेड हो कि उसको कोई निगेट ना कर सके। ये सलाहियत हमें हासिल करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं with due apologies with those who are involved in practice, but they are seldom worried about getting expertise in appeal matters. उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा आप अपनी अपील में जो है प्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव करें, अपील के अंदर जो है अपने सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए जो है आपको कोशिशें करनी है। वो जब आप करेंगे तो कंप्लायंस के अंदर भी आप बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे, यानी इतने इफेक्टिव हो जाएंगे कि बहुत सारे केसेस तो बनेंगे ही नहीं आपके खिलाफ। और इतनी कंप्लायंस के अंदर आप इम्प्रूवमेंट लेके आ जाएंगे कि क्लाइंट आपको प्रेफर करेंगे कि ये इतना अच्छा और इतनी थॉटफुली जो है इतनी अच्छे तरह से रिटर्न्स के डिक्लेरेशंस दिखाते हैं, और इनको पता है कि रिटर्न के अंदर कौन कौन से कॉलम्स या कौन कौन से डिक्लेरेशंस ऐसे हैं जिसके ऊपर एडजुडिकेशन होती है, और वो अपील के अंदर जाके उस पे जो है केसेस बनते हैं और वहां पे टाइम लगता है। ठीक है जी, ये इसका पर्पज है। अब हम आ जाते हैं टू कट शॉर्ट, अब हम इस सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करते हैं, ताकि ये मैंने लंबी बात कर दी जरा आपको ऑब्जेक्टिव समझाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव सबको पसंद आया होगा और आप इससे सहमत होंगे कि ये चीज जानना और इस कोर्स को। अच्छा, दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह का कोर्स हमने डिजाइन किया है, एटलीस्ट मैं कराची टैक्स बार का भी मेंबर हूँ, मैं जो है पाकिस्तान टैक्स बार में भी मेरी जो है लोगों के साथ रवाबित है और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है। इस तरह की कोर्स आउटलाइन इतनी कम्प्रीहेंसिव मैंने अभी तक वहां पे भी, मैं खुद भी करवाता हूँ, लेकिन ऐसा कोर्स डिजाइन मैंने पहले नहीं किया है, ये जो यहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं और जिस प्राइस में हम कर रहे हैं, दैट इज, आई थिंक दैट इज वेरी इकोनॉमिकल। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें पर्पस जो है, ये जुनेद साहब की इसमें क्रेडिट जाता है इनको। मैंने इनको खैर कुछ और सजेस्ट किया था, लेकिन ये कहते नहीं, इसमें हर तरह के हमारे लोग आते हैं और वो दूसरे, क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम है तो इसमें हम जो है और ये डिस्काउंट भी करते हैं। तो चले, हमारा एक पर्पस ये भी है कि हम नॉलेज जो लोग हासिल करना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, तो वो लोग जो है वो, उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो सीखें और अपने आप को डेवलप करें। तो दुआओं में इस आपकी इस हवाले से कागज का जरूर शुक्रिया याद सर। रखिएगा, जब कोर्स के बाद अगर आप समझेंगे आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है तो हमें जो है दुआओं में भी अपने याद रखिएगा। ठीक है जी। तो इल्म तो किसी की मिरास नहीं है, अगर आज हम शेयर नहीं करेंगे तो आप किसी और से सीख लेंगे। लेकिन ये कि अगर हमसे सीखेंगे और हमें अपने कैरियर में मावनत के ऊपर आप याद रखेंगे अपनी दुआओं में, तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी एक सरमाया होगा। तो प्रोसीडिंग्स बिफोर अपील, लेकिन इंट्रोडक्शन तो वैसे आज ओरिएंटेशन में भी हमने दे दिया है काफी, और ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर दिया आपको काफी डिटेल में। अगर पहले पार्ट में हम शुरू करते हैं कि चूंकि फर्स्ट लेवल ऑफ अपील जो होता है वो कमिश्नर अपील से, ठीक है। अच्छा, अब कमिश्नर अपील जो है वहाँ, अच्छा, उसके अंदर हमने किया हुआ है कि वो कौन कौन से अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं।
पहले हम देखेंगे कि जो जब शो कॉज नोटिस आता है और कोई असेसमेंट ऑर्डर जो है टैक्स अथॉरिटीज पास करती हैं, तो वो कौन कौन सी प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स में और सेल्स टैक्स में। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ये हम कोर्स में, चूंकि अपील प्रोसेस में सिमिलैरिटीज हैं बहुत ज्यादा, अपील थोड़े थोड़े से फर्क होता है सेल्स टैक्स अपील में और इनकम टैक्स अपील में, लेकिन एडजुडिकेशन प्रिंसिपल्स तकरीबन कॉमन होते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर हम इनकम टैक्स के साथ साथ फेडरल सेल्स टैक्स की अपील प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी प्रोविजंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको फिर ये हाई लेवल लिटिगेशन के लिए, सेल्स टैक्स की अपील के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इनकम टैक्स के साथ साथ सेल्स टैक्स की अपील भी फाइल कर लेंगे। और आपने फेडरल सेल्स टैक्स की अपील प्रोसेस को आप समझ गए। अच्छा, ऑफिसर एक ही होता है, ये भी, इसकी वजह ये भी है कि हम साथ साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि कमिश्नर अपील जो होता है वो इनलैंड रेवेन्यू का कमिश्नर अपील होता है, और इनलैंड रेवेन्यू विंग के अंदर इनकम टैक्स के मैटर्स भी डील किए जाते हैं, सेल्स टैक्स के भी डील किए जाते हैं, और तीसरा भी एक लेवी है उसके भी डिस्कस किए जाते हैं। वो कोई बताएगा कौन सी तीसरी लेवी है इनलैंड रेवेन्यू? कस्टम्स भी है ना, एक्साइज है। अच्छा, चले, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, ठीक है। फेडरल फेडरल एक्साइज एक्साइज ड्यूटी का लॉ भी इनलैंड रेवेन्यू में आता है, ठीक है। तो अपील, हम सेल्स टैक्स की अपील हो या फेडरल एक्साइज की अपील हो, दोनों एक ही तरह से बनती है। तो इनकम टैक्स अपील, सेल्स टैक्स अपील और फेडरल एक्साइज अपील, ये हमारा जो है कवर करेंगे हम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडजुडिकेशन में हम देखेंगे कि कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं अंडर इनकम टैक्स लॉ, अंडर सेल्स टैक्स लॉ, अंडर फेडरल एक्साइज लॉ, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिकॉशंस इन रेस्पॉन्डिंग टू शो कॉज नोटिस। ये अपील से पहले की बात है, लेकिन चूंकि इसका इम्पैक्ट अपील में आता है। देखिए, अब ये बात बहुत ही नाजुक मामला है कि शो कॉज नोटिस का रिप्लाई जो है अनट्रेन्ड लोग जब बनाते हैं, और बाद में अपील के लिए आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो वो रिप्लाई के अंदर अगर आपने कोई गलती की है या कोई आपने इवन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राउंड था उसको कवर नहीं किया हुआ है, तो वो बाद में उसका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। वो फिर एक कंसल्टेंट उसको कैसे कवर अप करता है, वो उसकी, वहां पे भी उसकी महारत का ताल्लुक उससे होता है कि वो अगर शो कॉज के रिप्लाई में कोई डेफिशिएंसी है, और जो है एपीलेट अथॉरिटी कह रही कि आपने शो कॉज के रिप्लाई में ये क्यों नहीं कॉन्टेस्ट किया, आपने, अगर ये ग्राउंड इतना ही अहम था तो आपने वहां एडजुडिकेशन स्टेज पे आपने क्यों नहीं ये पॉइंट आउट किया। तो उसका क्या जवाब देना है, उसको कैसे कवर अप करना है, ये चीज भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, चलें, अब उसके बाद जो है नंबर 3 पे एपिलेट ऑर्डर्स। फिर ऑर्डर को रिव्यू कैसे किया जाता है। आप क्लाइंट को अपने, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो अपने क्लाइंट को ऑर्डर का रिव्यू पॉइंट्स कैसे बताएंगे, और कैसे उसको कन्विंस करेंगे कि वो अपील में जाए, और अपील में जाने के बाद उसके चांसेस क्या होंगे, वो कहाँ खड़ा हुआ होगा, और उस मैटर का रेजोल्यूशन जो है उसके उसके उसमें कामयाबी की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, ये भी आपने बताना होता है। यहाँ पे तो अगर आप देखें, मैं चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक टैक्स एडवाइजरी कर चुका हूँ, तो जो बाहर के लोग हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं या ग्लोबल फर्म्स होती हैं, वो आपसे जब भी आप अपील में जाने का डिसीजन लेते हैं, तो वो आपसे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करवाते हैं कि रिस्क बताइए कि इसमें कामयाबी, जो जो एक्सपोजर है उसके मिटिगेट होने का रिस्क क्या है, लो है, हाई है या मीडियम है। इवन उन्होंने कैटेगराइजेशन की होती है कि इसमें बताएं हाई रिस्क है या लो रिस्क है, या इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि अगर रिस्क हाई है अपील में नाकाम होने का, तो फिर आप जो ग्राउंड ले रहे हैं वो आप एग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं। तो वह एग्रेसिव पोजीशन कहाँ लेनी जरूरी है, कहाँ नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी जो है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कोई एग्जांपल के साथ। अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपील में जाने का।
फिर देखें, जब प्रोबेबिलिटी एनालिसिस आप कर लेते हैं तो फिर क्लाइंट डिसाइड करता है कि अब मुझे जो है अपील में जाने में बेनिफिट है या नहीं। वो बेनिफिट क्या है वो आपने उसको समझाना होता है। तो देखिए, हम जहाँ छोटे क्लाइंट्स को डील करने का तजर्बा जो है लोगों में इनकलकेट कर रहे हैं, तो वहाँ बड़े क्लाइंट को हैंडल करने का तजर्बा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करने का तजर्बा भी हमें लोगों को इनकलकेट करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ऑफ क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल फोरम। अब कुछ फोरम्स जो होते हैं वो फैक्ट फाइंडिंग फोरम होते हैं। फैक्ट फाइंडिंग फोरम होने का क्या मतलब है और जुडिशियल फोरम होने का क्या मतलब है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट 2 में, क्लास 2 में हम आएंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमारी क्लास 1 में ये सारी चीजें एक ही सेशन में कंक्लूड हो जाए, इसलिए मैं जुनैद साहब से कह रहा था कि यार ये बड़े लेंथी वो है, तो शायद हमें एक क्लास जो है वो 1.5 से 2 घंटे की करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी शायद कवर ना हो, तो फिर एक क्लास हमारी जो है वो नेक्स्ट वीक पे फिर हमें उसको कंक्लूड करके फिर आगे जाना होगा। तो प्रोफेशनल नंबर 2 है हमारा एरिया, प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट इन अपील। देखिए, फिर आपको अपनी स्किल सेट पे भी मेहनत करनी होती है। अपील में कामयाबी हासिल करने के लिए आपके पास जो है वो एडजुडिकेशन स्किल्स, वो आपको अपनी डेवलप करनी है कि आपको बाल की खाल उतारना है, आप जो है इंटरप्रिटेशंस करने के अंदर आपकी महारत हो। और इंटरप्रिटेशन की जहां तक बात है तो इंटरप्रिटेशंस के लेवल्स होते हैं। एक प्लेन रीडिंग की स्किल होती है, वो शुरू शुरू में जब आदमी लॉ पढ़ता है और उसको लॉ पे थोड़ा उसको कमांड आती है, तो वो प्लेन रीडिंग से लॉ को समझने की स्किल उसकी डेवलप, और फिर उससे आगे लेजिस्लेटिव इंटेंट के साथ उसको पढ़ना आता है। और फिर जब वो एक हाई लेवल कंसल्टेंट बनता है तो वो फिर कमर्शियल एंगल से चीजों को देखना शुरू करता है, फिर लेजिस्लेटिव इंटेंट को की जो है वो उसको डिफीट कर देता है, और कमर्शियल एंगल से, क्योंकि टैक्सेशन का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि बिजनेस को रोकना किसी टैक्सेशन मेजर का पर्पस नहीं होता। ठीक है, कि कोई भी टैक्सेशन मेजर गवर्नमेंट लेती है तो उसका पर्पस कभी भी बिजनेस के रास्ते में रुकावट डालना या बिजनेस को रोकना नहीं है, बल्कि बिजनेस को बढ़ाना मकसूद होता है। ये बात बड़ी मुश्किल से लोगों को हजम होती है, लेकिन ये टैक्सेशन प्रिंसिपल यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। इस बेसिस पे आप केसेस जीत भी सकते हैं कि आप अगर कहें कि ये टैक्सेशन लॉ जो है गवर्नमेंट ने जो फ्रेम किया है इससे जो है बिजनेस का नुकसान होगा, और इस चीज को आप प्रूव करने में अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कामयाब हो जाते हैं तो कोर्ट जो है उस लॉ को स्ट्राइक आउट भी कर सकती है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंडसेट ऑफ अथॉरिटीज। हाँ देखिए, ये माइंड गेम, आपको एक साइकोलॉजिस्ट वाली, साइकेट्रिस्ट वाली स्किल्स भी अपने अंदर पैदा करना, कि आप अगले आदमी के आंखों के इशारों को, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को, उसकी जो है उसकी जो है नेचर को समझे। ये चीज भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीजों पे भी अपनी स्किल डेवलप करें तो ये आपको एजुडिकेशन में तो बहुत ज्यादा काम आएगी, और दूसरे एरियाज में खुसूसन घर में भी बहुत काम आती है। वैसे बेगम को डील करने में भी ये चीज बहुत काम आएगी। अच्छा, चले, नॉलेज ऑफ प्रीवेल्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, तो ये तो बहुत ही जरूरी है भाई। अगर आप कोई इशू जिसके ऊपर कन्फ्रंटेशन हुई है और आप उसको लेके अपील में जा रहे हैं, तो आप जरूर ये पता करें कि क्या ये इंडस्ट्री इशू है। मसलन टेक्सटाइल के अंदर अगर एक इशू आया है तो क्या दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी इस पे केसेस बने हैं, उसका आउटकम क्या हुआ, वहां कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, तो उसकी बेरिंग जरूर आपके केस के ऊपर आती है। अच्छा, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, देखिए इसकी कोई किताब नहीं होती है। ये जो कोर्ट के प्रिंसिपल्स
जो है उसके जजमेंट से डिसाइड हुए हुए हैं, ये खुद एक बहुत जो है लर्निंग मटेरियल है, और इसके बड़ी बड़ी मोटी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं, इंडियन बुक्स भी हैं, हमारे यहाँ मार्केट में मिलती हैं। तो वो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मोटे मोटे रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स भी हम आपको बताएंगे कि वो क्या होते हैं, जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन स्किल्स निखर जाती हैं, और आप जो है ग्राउंड्स, अच्छे ग्राउंड्स बनाने की, पर्टिकुलरली लीगल ग्राउंड्स बनाने की आपकी कैपेसिटी जो है वो दो चंद हो जाती है। रीडिंग रेलेवेंट केस लॉ, हाँ, फिर ये आपको केस लॉ पढ़ने में भी मजा आए। केस लॉ पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि केस लॉ को मुख्तसर वक्त में कैसे जो है पढ़ना चाहिए हमें। अच्छा, फिर तीसरे पार्ट के अंदर हम करेंगे हाउ टू फाइल अपील बिफोर द कमिश्नर अपील। यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। वो पहले वाले की हेडिंग हमारी जो है वो इससे मिलती जुलती थी, चले उसमें हाउ टू फाइल द अपील बिफोर कमिश्नर अपील, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पहले फॉरम ऑफ अपील में। इसमें हम जो है रेलेवेंट प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज की भी बता देंगे। इसी तरह से हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन अपील के लिए क्या होगी, और जो है क्रिटिकल थिंकिंग ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने के लिए क्या होगी। जब हम ऊपर से पढ़ के आएंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो वो फिर चीजें हमें यहाँ पे माविन होंगी, ग्राउंड्स कैसे बनाने हैं वो हम सीखेंगे। प्रैक्टिकल डेमो देंगे आईआरएस के ऊपर। इनकम टैक्स अपील जो है आईआरएस पे फाइल होती हैं, और लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में सेल टैक्स अपील्स भी आईआरएस पे फाइल हो रही हैं। तो वो हम एक डेमो देंगे आईआरएस से कि अपील कैसे फाइल करते हैं हम लोग। अच्छा, फिर जो है चूंकि सेल टैक्स की दूसरी टैक्स ऑफिस में, आरटीओज में और सीटीओज में और एमटीओज के अंदर अभी भी मैनुअल फाइल हो रही है, तो मैनुअल तरीका भी सीखेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह नेक्स्ट क्लास होगी हमारी हाउ टू मैनेज स्टे प्रोसीडिंग। देखें आप, ये यहाँ पे स्मार्ट वर्क चाहिए। यहाँ पे जो टैक्स एडवाइजर है उसका जो है स्किल का सही मायनों में टेस्ट होता है कि वो स्टे को कितनी स्मार्टली मैनेज करता है, और कैसे अपने क्लाइंट को और अपनी कंपनी को जो है वो बैंक के अंदर जो है अटैचमेंट से बचाने में कामयाब होता है। ये यहाँ पे आपका जो है पता चलता है कि आप कितने पानी में, ठीक है जी। और यहाँ छोटी सी गलती से जो है आपके बैंक से पैसे जो है वो अटैच हो जाते हैं, और आपकी फिर रिफंड के अंदर वो पैसे मिलते नहीं है, चाहे आप बाद में अपील में जाके केस जीत भी जाए। तो आपने रिकवरी को बहुत स्मार्टली और बहुत जो है वो एक्स्ट्रा माइल जाके इसको आपने डिफेंड करना होता है। उसके तौर तरीके हम आपको समझाएंगे, उसके गुर समझाएंगे आप, ठीक है जी। तो ये गुर जो है आपको दूसरों से मुमताज बना देंगे। फिर हाउ टू कंडक्ट और प्लीड द अपील बिफोर द कमिश्नर अपील। अब ये आगे हम, अब अपील हमने फाइल कर दी, स्टे को मैनेज कर लिया हमने, अब हमारी मेन केस की अपील शुरू हो गई। अब हम हेयरिंग्स के अंदर क्या करेंगे, हेयरिंग्स में किस तरह से हम लेके चलेंगे, ठीक है जी। और रिटर्न सबमिशंस कैसे बनाएंगे, डिपार्टमेंट जो काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा उसको उसका जवाब कैसे देंगे। और फिर जब अपील रिजर्व फॉर ऑर्डर हो जाएगी, तो फिर ऑर्डर निकलवाने के लिए हमारे एंड पे क्या एफर्ट चाहिए होगी, हम के क्या एफर्ट करेंगे कि ऑर्डर हमारी फेवर में आ जाए। और वहां पे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम जो है अपील के डिसीजन को अपनी फेवर में करें, और क्या लिमिटेशंस हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्लाइंट को फिर ये बताएंगे, यार देखो ये सिर्फ पास थ्रू है, आपका डिसीजन फेवर में नहीं आएगा, आपको ट्रिब्यूनल में जाके ही या हाई कोर्ट में जाके ही इस केस को जो है करना है। एट दी मोस्ट आप ये कर सकते हैं कि अपने ग्राउंड्स को बिल्डअप कर लीजिए, ताकि अगले फोरम के लिए आपकी यहाँ से जो है ऑर्डर के अंदर कोई चीज ऐसी आ जाए जो आपको आगे फेवर करे। अच्छा, फिर आप आ जाए हाउ टू रिव्यू द ऑर्डर इन अपील। हाँ, फिर जब अपीलेट ऑर्डर आ जाता है उसको ऑर्डर इन अपील कहते हैं।
उसमें फिर क्लाइंट उसको रिव्यू कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे एडवाइस करना है कि आप अगले फोरम पे अपील में जाएं, या अगर उसका अपील में जाने का कोई फायदा नहीं है तो उसको कैसे कन्विंस करना है कि यार अब आप पेमेंट कर दें, आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। के बाद फिर जब सेकंड लेवल ऑफ अपील पे आएंगे तो हम ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने का तरीका पूरा समझाएंगे। जैसे हमने कमिश्नर अपील का आपको डेमो दिया, अच्छा इसमें कोई ऑनलाइन फाइलिंग नहीं है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली। ये मैनुअल तरीके से ही फाइल होती है और बहुत अच्छी खासी टाइम लगता है अपील डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और जो है एफिडेविट बनाए, अथॉरिटी बनाए, वो नोटराइज कराए, ये कराए, वो कराए, फिर बाइंडिंग कराए, इंडेक्स भी लगाए। और उसका लेकिन एक सेट पैटर्न है पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल में भी मैंने अपीलें फाइल की हैं, लाहौर में भी की हैं। तो वो मैंने देखा है कराची ट्रिब्यूनल में भी, वो सब जगह एक ही तरीका चल रहा है। ठीक है जी। वो उसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो फिर अपील आपकी जो है रिसीव नहीं करते। इसलिए अपील फाइलिंग भी एक जो है प्रोफेशनल वर्क है, उसको बहुत केयरफुली आपको करना होता है ताकि कोई कमी ना रह जाए। यहाँ पे भी फिर अब ट्रिब्यूनल में आप स्टे प्रोसीडिंग्स को कैसे मैनेज करेंगे, ये कमिश्नर अपील से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक यहाँ पे प्रोसीजर है। ठीक है। अब लॉ में चेंज हो गया है। अब बाज दफा आपकी फर्स्ट अपील जो है ट्रिब्यूनल में होती है। अगर इनकम टैक्स में आपकी जो है टैक्स डिमांड जो असेसमेंट ऑर्डर में 20 मिलियन से एक्सीड करेगी तो आप कमिश्नर अपील के फोरम पे अपील फाइल नहीं करेंगे, बल्कि आपको ट्रिब्यूनल में फर्स्ट अपील फाइल करनी है। इसी तरह सेल्स टैक्स में जो है आई थिंक 10 मिलियन की लिमिट रखी गई है सेल्स टैक्स लॉ में, और एक्साइज में 5 मिलियन की लिमिट रखी गई, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस को भी। अच्छा फिर अच्छा ट्रिब्यूनल में और भी तरह की एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। मसलन अपील का टाइम निकल गया था तो ट्रिब्यूनल में एक बात तो समझ लेंगे, जो भी फाइलिंग करते हैं उसको मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो आपने कॉज लिस्ट अगर किसी ने देखी हो तो उसके अंदर MA फॉर स्टे लिखा हुआ आ रहा होता है, या अपील का लिखा हुआ आ रहा होता है, ITA लिखा होगा या STA लिखा होगा। तो वो अपील के साथ साथ स्टे एप्लीकेशंस या अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन भी होती हैं, जैसे कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन देना है या रेक्टिफिकेशन आप ऑर्डर की करवा रहे हैं, उसकी MA फाइल करते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो वो भी हम बताएंगे कि वो कब फाइल करते हैं, उसका क्या पर्पज है, वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी मेरा तजर्बा, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन मैंने कई दफा फाइल की है, उसके भी केसेस किए हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर जो है हमारा आखिरी ये स्टेज आएगी जब हम रिव्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है जी, एंड सजेस्टिंग क्लाइंट्स द वे फॉरवर्ड। अब हमारा अगर यहाँ पे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो है वो एडवर्स आ गया, यानी हम हार गए, हमारा केस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो अब हमने जाना है हाई कोर्ट में। लेकिन क्लाइंट को हमने ऑर्डर का रिव्यू करके फिर वही प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, और उसको बताना है कि अब हाई कोर्ट में जाने का आपका फायदा होगा या नहीं होगा। और फिर हाई कोर्ट में जो है वो जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो या ITPs हो, वो अपीयर नहीं हो सकते, बल्कि उसके लिए एडवोकेट होना जरूरी है। तो अब हमें एक लॉयर को एंगेज करना होगा, किसी अप्रोप्रिएट लॉयर को। उस लॉयर की अपॉइंट करने के लिए भी हमें जो है अपने क्लाइंट को जो है वो एडवाइस करना होगा, ऑप्शन देने होंगे कि कौन सा लॉयर जो है वो आपके केस में ज्यादा जो है बेहतर साबित हो सकता है। अमूमन टैक्स का एक्सपर्टीज जो है वो सिविल मैटर्स में डील करने वाले लॉयर्स के पास नहीं होता है। टैक्स के लॉयर्स ही अलग होते हैं, उसमें Tier 1 के लॉयर्स हैं, वो गिने चुने लॉयर्स हैं। हमने तो ज्यादा उन्हीं के साथ काम किया है, क्योंकि मैं जाहिर है मल्टीनेशनल्स की अपील्स में डील करता था। तो वो हमेशा वो 4-5 गिने चुने लॉयर्स हैं कराची में, लाहौर में भी एक दो मशहूर हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है। तो वो हाई लेवल लॉयर्स के साथ काम करने का तजर्बा है, उनके नाम तो आप सब जानते ही हैं। इसी तरह Tier 2 के लॉयर्स भी हैं, फिर जो छोटे लॉयर्स होते हैं उसमें भी अच्छे लॉयर मिल जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लॉयर
टियर 1 के लॉयर ही काबिल होते हैं, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे इमर्जिंग लॉयर्स होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो भी फिर इवेंचुअली ऊपर आते हैं। तो और यही चीज है, अब अगर इस कोर्स के अंदर लॉयर्स हैं तो उनके लिए तो ये कोर्स बहुत ही मायने खेज होगा कि यहाँ पे उनको मैं वो भी बताऊंगा कि आप जो है एक प्रोमिनेंट लॉयर बनने के लिए आपके अंदर क्या सिफात जो है अपने अंदर उजागर करनी होंगी, और कैसे आप जो है टैक्सेशन के अंदर अपने आप को जो है वो एक्सेल करवाने में और जो है इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा करने में आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जुनैद साहब, ये दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. I think I have explained the areas that we are going to cover in this course, and this is I would again say this is quite comprehensive. I have given so many presentations on specific topics out of these chapters or these course outlines, but एक साथ मेरे ख्याल से मैंने इतना बड़ा सब्जेक्ट यही कवर नहीं किया अभी तक। आपको पता है मैं आईसीएमए में भी काउंसिल के अंदर भी कराची ब्रांच काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर हूँ है, और वहां पे भी मैं टैक्स के कोर्सेज भी करवाता हूँ 3-3 महीने के। वो वहां तो खैर वॉलेंटरी करवाता हूँ क्योंकि आई एम एक्वायरिंग द ऑनररी पोजीशन, तो आई कैन नॉट चार्ज एनीथिंग टू आईसीएमए। तो इस तरह से, लेकिन इतना कंप्रीहेंसिव मेरे, क्योंकि वहां तो हमने पूरा सेल्स टैक्स के ऊपर या इनकम टैक्स के ऊपर प्रेजेंटेशन दी है ना। तो अपील उसके अंदर एक सेशन होता है उस कोर्स के अंदर, मगर अपील के ऊपर अलग पूरा डिटेल के अंदर जाके करना, दिस इज समथिंग यूनिक दैट योर फोरम इज ऑफरिंग टू द पार्टिसिपेंट्स एंड योर मेंबर्स, योर वर्दी मेंबर्स। तो इसमें और मुझे इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आप समझें कि मैं इतना मसरूफ होता हूँ, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो है बनाने में अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है जी, लेकिन एक दफा हम कर लेंगे फिर होपफुली ये एक प्लेटफॉर्म तो आपने ऐसा बना दिया है कि इससे लोग फायदा उठाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर इसको जारी रखेंगे सिलसिले को। तो नाउ इट्स ओवर टू यू, आप अब